उसके हृदय में बस थोड़ी सी हलचल हुई। अपनी बेटी के लिए बुढ़िया की भावनाएं शुरू से ही उदासीन थीं। अतीत में दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे, लेकिन उनके बीच बातचीत कम ही होती थी। अब जब वे दूर जा रहे थे तो उसे कोई अनिच्छा का भाव महसूस नहीं हुआ। मुझे तुमसे पूछने दो, तुम्हारी बड़ी बहन हाल ही में क्या कर रही है? मैंने उसे बिल्कुल क्यों नहीं देखा? बुढ़िया को उनके आगे बढ़ने के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। फिलहाल वह वांग युनमेई की तलाश कर रही थी। मेरी बड़ी बहन घर पर नहीं है? वांग युझी ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या वह आमतौर पर दिन में घर पर नहीं होती? मैंने उसे कल देखा था। बकवास। मैं कल सुबह 9 बजे देखने गया था। दरवाज़ा बंद था, बुढ़िया ने कहा। वांग यूंझी ने कहा, जब मैं 11 बजे सिरका खरीदने के लिए स्टॉल पर गया तो मैंने उसे देखा। जब आप गए तो वह शायद आसपास नहीं थी। बुढ़िया को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह हर दिन जाती थी और दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। जब वह सिरका खरीदने जाती थी तो उसकी सबसे छोटी बेटी भी उससे मिल सकती थी। वह किसे डराने की कोशिश कर रही थी? मुझे सच बताओ, क्या वह मुझसे छिप रही है? बुढ़िया ने चौड़ी आंखों से पूछा। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? आप पिशाच नहीं हैं। वह आपसे क्यों छुपेगी? वांग यूझी बुढ़िया का मजाक उड़ा रहे थे। बुढ़िया गुस्से में थी और उसे वांग यूंजी के शब्दों का मतलब समझ नहीं आया। उसने केवल इतना कहा, ठीक है, आप मुझे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में अपनी बहन को बताएं कि लीजिया अब गर्भवती है और उसे दस्तावेज मुझे वापस भेजना होगा। अगर लीजिया नाराज हो जाती है और इसके कारण बच्चे को चोट लगती है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वांग यूझी ने शुरू में कुछ झूठ बोलकर बुढ़िया को जल्दी से दूर भेजने की योजना बनाई। कौन जानता था कि वह ऐसे शब्द कहेगी और अपनी बड़ी बहन को बच्चे पैदा करने की धमकी देगी। माँ, क्या आप कुछ ज्यादा नहीं कर रही हैं? मेरी बहन ने घर खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे। ध्वस्त होने के बाद वह उन्हें ये घर क्यों लौटाए? भले ही आप अदालत में जाएं और उन पर मुकदमा करें, यह अनुचित है। तब मेरी बहन ने उन्हें अतिरिक्त 1 लाख युआन भी दिए थे। बस काफ़ी है। जब बुढ़िया ने ये सुना तो वह चिल्लाई। वह जानती थी कि वह स्थान ध्वस्त होने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हारे भाई को धोखा दिया। वांग यूंझी ने जवाब दिया। आपको यूनफा की शादी के लिए पैसे न निकालने के लिए किसने कहा था? बड़े भाई ने पैसे नहीं दिए तो तुम बड़ी बहन से पैसे मांगने गए? तब भी जब बड़ी बहन अकेले 2 बच्चों की देखभाल कर रही हो। यदि आप उसकी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब यूनफा की शादी हुई तो उसे अतिरिक्त 1 लाख युआन भी खर्च करने पड़े। अगर मैं बड़ी बहन होती तो मैं उसे भी धोखा देती। यूनफा इसकी हकदार थी। वह बचपन से ही जानता था कि दूसरों का फायदा कैसे उठाया जाए। इस बार यह उसे सबक सिखाएगा। आमतौर पर वह ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। वांग यूझी के दिल में उसकी बड़ी बहन किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। किसी को भी उसे धमकाना नहीं चाहिए था, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं। वह बहुत देर तक शर्माती रही और केवल एक तमाशा बना सकी। अपनी बहन से कहो कि वह दस्तावेज मुझे लौटा दे, अन्यथा मैं उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उसने आवेश में आकर कठोर शब्द कह दिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बुढ़िया को इस बात का पछतावा हुआ। उसे अपनी बेटी पर गर्व नहीं था, लेकिन उससे नाता तोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। वांग यूझी स्तब्ध रह गई और उसके दिल को तुरंत ठेस पहुंची। वह बहुत देर तक बुढ़िया की ओर देखती रही और बोली, माँ, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
कम से कम बड़ी बहन ने तो ये बात नहीं सुनी, अन्यथा क्या वह दुख से नहीं मर जाती? बुढ़िया को गलत बात कहने का दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं ये कहूँगा, अपनी बहन को इसके बारे में खुद सोचने दें। मुझे विश्वास नहीं है कि वह अभी भी अपनी माँ की अवज्ञा करने की हिम्मत करेगी। इसके साथ बुढ़िया अब वांग यूझी के साथ बहस नहीं करना चाहती थी। वह घूमी और चली गई। वांग यूझी आंगन में खड़ी थी और इतनी गुस्से में थी कि उसका दिल जल गया। शुक्र है, ये शब्द केवल उसके सुनने के लिए थे। अगर यह बात उसकी बहन के सामने कही जाती तो कितना बुरा होता। हालांकि जितना अधिक यह मामला था, वांग यूझी का दिल वांग यूनमेई के लिए उतना ही अधिक दुखता था। इस समय याओ फैंग घर से बाहर चले गए और वांग यूझी के कंधे को थपथपाया। ठीक है, गुस्सा मत हो, बहन नए घर में रह रही है। अगर वे चिंतित होंगे तो भी वे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं बड़ी बहन से एक शब्द भी नहीं कहूँगा। वांग यूझी ने गहरी सांस ली। हमें इस मामले पर बड़ी बहन के साथ खड़ा होना होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि हम दोनों बेटियां उस बेकार बेटे यूनफा से तुलना नहीं कर सकती हैं। वांग यूझी के शब्दों ने याओ फैंग को हंसाया। आप अपनी और बड़ी बहन की तुलना यूनफा से क्यों कर रहे हैं? वे एक ही तरह के लोग नहीं हैं। हाँ, वांग यूझी ने कहा, बूढ़ी औरत की नज़र में एक लड़का एक खजाना है। ली जिया अब गर्भवती है। अगर वह एक पोती को जन्म देती है तो ठीक होगा, लेकिन अगर एक पोता बाहर आता है तो बूढ़ी औरत आसमान तक उड़ जाएगी। याओ फैंग, अब इस बारे में मत सोचो। हमने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया है। चलो जल्दी चलते हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें अभी भी सामान खोलना होगा। वांग यूझी ने सिर हिलाया। अपने पति को सांत्वना देने के बाद उसका मूड अब उतना खराब नहीं था। हालांकि वह याओ फैंग को याद दिलाना नहीं भूली और कहा, आज बहन को माँ के हृदयहीन शब्दों के बारे में मत बताना। ऐसा न हो कि वह फिर से क्रोधित हो जाए। याओ फैंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे पता है, चिंता मत करो। नए घर में सब कुछ था। वांग यूनजी का परिवार केवल कुछ दैनिक आवश्यकताएं और जियाची की किताबें लाया। वे बाकी को बदलने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार गृह प्रवेश बहुत बड़ी बात थी। हालांकि वे अभी भी पुराने घर की चीज़ों का उपयोग कर सकते थे। नए घर में एक नया माहौल था, इसलिए उनका मूड बदलना भी अच्छा था। सब कुछ कार में रखने के बाद वांग यूझी ने घर और यार्ड का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर परिवार ने याओ फैंग के तिपहिया वाहन को हाइचिंग जिले की ओर चलाया। रास्ते में याओ फैंग ने वाहन चलाया जबकि वांग यूझी और जियाची पीछे बैठे। माँ, जल्द ही मेरी बहन का जन्मदिन है, याओ जियाची ने अचानक कहा। उनके बयान ने एक पल के लिए वांग यूझी को स्तब्ध कर दिया। इसके बारे में सोचने के बाद वह अपनी जांघ पर थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक सकी। ओह, यह सही है। जियान ए का जन्मदिन जून में था। इस जन्मदिन के बाद वह 15 साल की हो जाएगी। पति, कुछ दिनों में जियो ए का जन्मदिन है। चलो इसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि बहन हमारे साथ रहती है, वह अपना जन्मदिन हमारे घर पर मनाएगी। जियो ए ने हमारी बहुत मदद की, तो चलिए उसका जन्मदिन मनाते हैं। वांग यूझी ने याओ फैंग पर चिल्लाया। याओ फैंग स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। उसने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। ठीक है, तय करो कि हम किसी रेस्तरां में जाएंगे या घर पर करेंगे। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वांग यूझी। मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगले दिन रविवार, जियान ए और बाई झोउ फिर से सिटी हॉल में दिखाई दिए। बाई झोउ ने एक सप्ताह पहले इस मामले की जानकारी जियान ए को दी थी।
दूसरे शहर की एक प्रसिद्ध कंपनी के प्रभारी व्यक्ति को संदिग्ध भ्रष्टाचार के लिए सजा सुनाई गई थी। हालांकि कंपनी बड़े पैमाने पर थी, लेकिन निजी थी। अब जब प्रभारी पर गाज गिरी तो कंपनी पर निलंबन की तलवार लटक गई। केवल आधे साल में कंपनी पहले से ही भारी कर्ज में डूबी हुई थी और दिवालिया घोषित हो गई थी। इस विदेशी कंपनी के बइयुन शहर में रेस्तरां, सुपरमार्केट और बार सहित कई व्यवसाय थे। अब जब कंपनी दिवालिया हो गई, तो बइयुन सिटी उसकी ओर से इन व्यवसायों की नीलामी करेगी। यह नीलामी सिर्फ रियल एस्टेट की नीलामी नहीं थी। बइयुन शहर में कई सफल लोग ये देखने आए कि क्या कोई व्यवसाय है जिसे वे संभाल सकते हैं। जियान ए का यहाँ आने का लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट था, चूंकि वे बिजनेस बचे थे। एक प्रसिद्ध कंपनी के पीछे सिस्टम अधिक से अधिक पूर्ण होगा। यदि कार्यभार संभालने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति होता, तो ये सीधे लाभ ला सकता था। कुछ ही महीनों में जियान ए ने ईस्ट सी रियल एस्टेट और रोज एंटरटेनमेंट की स्थापना की थी, और वे शुइयुन क्लब को अप्रत्याशित लाभ भी मान सकते हैं। हालांकि मकाओ में जीती गई धनराशि के अलावा ईस्ट सी रियल एस्टेट और रोज एंटरटेनमेंट दोनों निवेश के शुरुआती चरण में थे। एकमात्र चीज जो अब कंपनी को मुनाफा दिला सकती थी, वह शुइयुन क्लब थी। यह एम समूह के विकास के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए जियान ए ने अपने व्यवसाय का विस्तार करने और विकास परियोजनाओं में निवेश को निलंबित करने की योजना बनाई। इसके बजाय उसे ऐसे व्यवसायों की जरूरत थी जो अब मुनाफा कमा सकें। जीओए जैसे ही वह कार से बाहर निकली, किसी ने जियान ए को बुलाया। वह रुकी और ऊपर देखने लगी। ये चेन लेई था। अंकल चेन। जियान ए ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ होंगे। चेन लेई के साथ 2 सचिव थे। जब उसने ये सुना, तो वह मुस्कुराए और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मैं यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें मेरी रुचि है, तो मैं उसे बंद कर दूंगा। मैं भी। जियान ए मुस्कुराया। अंदर जाते समय उन्होंने सामान्य बातचीत की, लेकिन तभी उनकी मुलाकात जियान चांगशिंग से हुई, जो दरवाजे पर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे और हंस रहे थे। अध्यक्ष जियान। जब चेन लेई ने जियान चांगशिंग को देखा, तो वह मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया। हालांकि दोनों कंपनियां दुश्मन थीं, लेकिन जब वे मिलती थीं तो आमतौर पर मित्रतापूर्ण व्यवहार करती थीं। बॉस चेन। जियान चांगशिंग वही थे। जैसे ही वह बोला, उसने चेन लेई के पास जियान ए को देखा। जियान चांगशिंग ने दूर देखा और जियान ए से कुछ नहीं कहा। जियान ए को कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह खुश और तनावमुक्त थी। शायद इसलिए कि जियान यी ने उस पर एक पूर्वकल्पित प्रभाव डाला। उसे जियान यी के पिता के बारे में भी अच्छी धारणा नहीं थी। हालांकि उन दोनों ने पहले एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। जियान ए को अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। किसी कारण से वह जियान चांगशिंग को पसंद नहीं करती थी। चेन लेई की तुलना में वह बहुत हीन था। अंकल चेन, बाई झो और मैं पहले अंदर जाएंगे। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, जियान ए ने चेन लेई से कहा। चेन लेई मुस्कुराए और सिर हिलाया। जियान ए ने उसे जियान चांगशिंग से बात करने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह बाई झो को कार्यक्रम स्थल में ले आए। पिछली बार की तरह जियान ए और बाई झो को केवल एक कोने की सीट मिली और वे बैठ गए। इस नीलामी में पिछली भूमि नीलामी की तुलना में अधिक लोग थे, जिसका मतलब था कि उन सभी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। आधे घंटे बाद नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। नीलाम होने वाला पहला व्यवसाय हाइचिंग जिले में बइयुन स्क्वायर के पास एक अमेरिकी शैली का रेस्तरां था। स्थान उत्कृष्ट था और यह अभी भी व्यवसाय के लिए खुला था।
एक बार इसे अपने कब्जे में लेने के बाद ये तुरंत पैसा ला सकता है। हालांकि जियान ए का खाद्य और पेय उद्योग में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था, कम से कम अभी के लिए। ऐसे में उसने अपनी बोली नहीं बढ़ाई। उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट था। जियान ए अभी भी उदासीन था। तीसरी नीलामी वानबाओ जिले के एक उच्च स्तरीय मनोरंजन क्लब की थी। कमेंटेटर की आवाज़ सुनाई दी, अगला हम वानबाओ जिले में वीनस एंटरटेनमेंट क्लब की नीलामी करेंगे। ये क्लब वानबाओ जिले के ऐतिहासिक सेंचुरी लॉन्ग कॉरिडोर के बगल में है। ये बैयून शहर में एक प्रसिद्ध हाई एंड अवकाश क्लब है। यह उच्च वर्ग की मशहूर हस्तियों के लिए एक सभा स्थल है। क्लब के कई रूप हैं और ग्राहक प्रवाह स्थिर है। मुनाफा काफ़ी है। यह एक दुर्लभ व्यवसाय है। शुरुआती कीमत 4 मिलियन युआन है और प्रति बोली वृद्धि 5 लाख युआन है। बोली अब शुरू होती है। जैसे ही कमेंटेटर ने अपनी बात खत्म की, सभी ने एक के बाद एक बोली लगाना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट था कि इस प्रकार का व्यवसाय सबसे मूल्यवान था। जियान ए अपनी सीट पर बैठी हुई थोड़ी नींद में थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अब सीधे बैठ गई। उसके नाम पर पहले से ही एक शुयून क्लब था। यदि वह अब इस क्लब को खरीद सकती है, तो यह ऐसा होगा जैसे उसका अवकाश व्यवसाय पहले ही आकार ले चुका हो। भले ही इस क्लब का स्थान हाइचिंग जिला नहीं बल्कि वानबाओ जिला था और उच्च स्तरीय स्तर इससे बहुत दूर था। शुयून क्लब, ठीक इसी वजह से उसे इसके लिए बोली लगानी चाहिए। शुयून क्लब ने पहले ही बैयून शहर के लगभग सभी अरबपतियों की भर्ती कर ली थी, इसलिए उसे एक ऐसे क्लब की ज़रूरत थी जो इतने ऊंचे स्तर का न हो। बिल्कुल याओची की तरह। जब बाई झोउ ने जियान ए की प्रतिक्रिया देखी, तो वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। रुचि है? जियान ए ने सिर हिलाया और निर्णायक रूप से कहा, मुझे ये क्लब चाहिए। महज 2 मिनट में बोली दोगुनी होकर 8 मिलियन युआन तक पहुंच गई। बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि जियान चांगशेंग था। बैयून शहर के व्यापारिक जगत में जियान चांगशेंग की प्रतिष्ठा स्वयं स्पष्ट थी। उसे बोली लगाते देख कुछ समझदार लोगों ने हार मान ली। सबसे पहले वे जियान समूह को नाराज नहीं करना चाहते थे। दूसरे, ऐसी परिस्थितियों में यदि जियान समूह बोली लगाने पर जोर देता, तो कोई भी कंपनी उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। 8 मिलियन युआन एक बार जा रहे हैं। 8 मिलियन युआन 2 बार जा रहे हैं। जियान चांगशेंग आगे की पंक्ति में बैठे थे। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह पहले से ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। अप्रत्याशित रूप से निर्णय लेने से पहले एक आवाज़ अचानक धीमी सुनाई दी, 10 मिलियन युआन। सभी ने ये सुना और एक ही समय में पीछे मुड़ गए। आखिरी पंक्ति में बाई झोउ हाथ में नंबर प्लेट लेकर बैठा था। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। ये कौन है? मुझे नहीं पता। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसने जियान समूह को चुनौती देने की हिम्मत की। क्या वह जियान चांगशेंग को नाराज करने से नहीं डरता? शश, चुप रहो। निजी बातचीत छिड़ गई। कई लोगों ने बाई झोउ को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हैरान थे। हालांकि ऐसे कई लोग भी थे जिन्होंने ज़मीन की नीलामी में बाई झोउ को देखा था। उनकी शक्ल देखकर उन्हें एक बार देखने के बाद भूल पाना उनके लिए नामुमकिन था। क्या वह ईस्ट सी रियल एस्टेट से नहीं है? वह वही है। उसने पिछली बार जियान समूह से ज़मीन के 2 सबसे अच्छे टुकड़े छीन लिए थे। वे जियान समूह के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने इसे छीनने की हिम्मत कैसे की? जियान चांगशेंग ने बाई झोउ और उस खूबसूरत आकृति को भीड़ में डूबे हुए देखा। जियान चांगशेंग की आंखें उदास थीं, लेकिन वह फिर भी शांति से घूमा। नीलामी में कुछ खोना एक बहुत ही सामान्य घटना थी। हालांकि
जियान समूह से आने के कारण सभी की नज़रों में एक उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व होने के कारण वह सभी के उपहास का विषय था। जब किसी ने पिछली भूमि नीलामी में उसके हारने के बारे में बड़ा उपद्रव किया था, जियान चांगशिंग ने पिछली घटना को दिल से नहीं लिया, लेकिन कोई जियान समूह को खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहता था। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ईस्ट सी रियल एस्टेट ने उसके मूल्यवान क्षेत्र को चुरा लिया था। उसी क्षण ये दृश्य पुनः दोहराया गया। जियान समूह ने कई वर्षों तक बैयून शहर पर दबदबा बनाए रखा था, लेकिन उन्हें कभी किसी से हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ये ईस्ट सी रियल एस्टेट बार बार उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कूद पड़ा था। भले ही जियान चांगशिंग एक आवेगी व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह खुद को वही गलती करने की अनुमति नहीं देगा। जियान चांगशिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नंबर प्लेट उठाई। 11 मिलियन युआन, 12 मिलियन युआन। बाई झोउ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। 13 मिलियन युआन। जियान चांगशिंग वही थे। बाई झोउ। 14 मिलियन युआन। जियान चांगशिंग। 15 मिलियन युआन। 16 मिलियन युआन। 17 मिलियन युआन। वे दोनों आपस में भिड़े हुए थे और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। उपस्थित अन्य लोग चुपचाप हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन दोनों कंपनियों के बीच कब झगड़ा हो गया था। जियान अपनी सीट पर बैठी और अपने सामने सब कुछ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने जियान चांगशिंग के दिमाग को पढ़ लिया है। शायद वह शुरुआत में यही क्लब चाहते थे, लेकिन अब उनका लक्ष्य बदल गया है। ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहता था कि उसे ये क्लब मिले। इस समय जियान चांगशिंग की बोली 20 मिलियन युआन तक पहुंच गई। जियान के संकेत के बिना बाई झोउ स्वाभाविक रूप से नहीं रुकेगी। उसने तुरंत आगे बढ़ने के लिए अपनी बोली बढ़ाई, लेकिन जियान ने उसे धीरे से रोक दिया। जियान ने उस पर अपना सिर हिलाया। रहने भी दो। 20 मिलियन युआन पहले ही इस क्लब के वास्तविक मूल्य से अधिक हो चुके थे। उसका दुश्मन बनाने या जाने का कोई इरादा नहीं था जियान समूह के खिलाफ। यदि वह बोली लगाना जारी रखती है, तो बोली जीतने पर भी यह नुकसान होगा। वह एक बिजनेस पसंद थी, इसलिए घाटा नहीं उठा सकती थी। जियान की वापसी के साथ जियान समूह ने 20 मिलियन युआन में क्लब जीता। ये कीमत पहले ही क्लब की वास्तविक कीमत से अधिक हो चुकी थी। आखिरकार क्लब का स्थान हाइचिंग जिले में नहीं था। हालांकि इसका पैमाना याओची जैसा था, लेकिन यह उतना मूल्यवान नहीं था। 20 मिलियन युआन। जियान चांगशिंग को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जियान चांगशिंग स्वाभाविक रूप से यह जानता था, लेकिन उसके पास 20 मिलियन युआन की कमी नहीं थी। उसे बस ईस्ट सी रियल एस्टेट के खिलाफ जीत की जरूरत थी। ये जियान चांगशिंग अभी भी द्वेष रखता है? बाई झोउ ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ सिकोड़ लिए। जियान मुस्कुराए, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। जियान चांगशिंग ने कोई शिकायत नहीं रखी। वह चेहरा चाहता था। रहने भी दो। हालांकि अंततः उसे ये क्लब पसंद आ गया, लेकिन वह इसे जीत नहीं पाए। जियान ने इसे दिल पर नहीं लिया। युद्ध में जीत और हार आम बात थी। नीलामी के नतीजों से कोई भी हमेशा संतुष्ट नहीं होगा। कमेंटेटर की आवाज़ सुनाई दी। इस समय चौथे व्यवसाय की नीलामी शुरू हो चुकी थी। म्यूज़ बार हाइचिंग जिले में एक सड़क के केंद्र में है। यह एक फैशनेबल नाइट क्लब है जो युवा लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। उन्होंने पिछले साल ही बार का नवीनीकरण किया और शीर्ष पायदान के विदेशी ध्वनि उपकरण और एक डांस फ्लो पेश किया। कमेंटेटर की जोशीली टिप्पणी ने जियान की रुचि नहीं जगाई, लेकिन इसने बाई झोउ की आंखों को चमका दिया। बॉस, यह अच्छा है, बाई झोउ ने उत्साह से कहा। जियान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। एक बार
बाई झोउ ने सिर हिलाया। युवा, ऊर्जावान, भावुक और मुक्तिबोध वर्तमान में मनोरंजन उद्योग का पर्याय हैं। हाल के वर्षों में बार युवा लोगों के जीवन में गहराई से अंतर्निहित हो गए हैं। प्रणाली परिपक्व है और प्रबंधन मॉडल सरल है। हालांकि मुनाफा क्लबों जितना नहीं है, फिर भी यह सामान्य व्यवसायों की तुलना में तेजी से पैसा कमा सकता है। जब जियान ए ने ये सुना तो उसने सोचा कि बाई झोउ के शब्द उचित थे। बैयून शहर चीन का एक शीर्ष स्तरीय शहर था। रात्रि जीवन समृद्ध, रंगीन और फैशनेबल था। वहाँ कई नाइट क्लब और बार थे। हालांकि उनमें से बहुत सारे थे। कुछ प्रसिद्ध नाइट क्लब अभी भी हर दिन भरे रहते थे। कोई खाली जगह नहीं थी। जोंगलू जिले में स्टारलाइट बार जैसे निम्न स्तरीय नाइट क्लबों के लिए भी यही स्थिति थी। इस विचार को मन में रखते हुए जियान ए ने सिर हिलाया। इसे नीचे ले। जब बाई झोउ ने ये सुना तो उसने तुरंत अपनी बोली बढ़ा दी, क्योंकि यह हाइचिंग जिले में एक नाइट क्लब था। शुरुआती बोली अपेक्षाकृत अधिक थी। कुछ दौर की बोली के बाद ये पहले ही 10 मिलियन युआन तक पहुंच चुका था। बार के बिजनेस मॉडल के अनुसार 10 मिलियन युआन के निवेश के साथ अपनी पूंजी वापस अर्जित करने में उन्हें कम से कम आधा साल लगेगा। सब लोग खेदपूर्वक पीछे हट गए। बाई झोउ ने एक राहत भरी मुस्कान प्रकट की। 11 मिलियन युआन। जैसे ही बाई झोउ ने सोचा कि बार पहले से ही उसके हाथों में है, अचानक एक दुखी आवाज आई। जियान चांगशेंग ने अपनी नंबर प्लेट उठाई और सीधे बैठ गए। जियान ए ने भौहें चढ़ा दी और दुखी महसूस किया। क्या जियान ग्रुप को बार पसंद आएगा? जियान ए को विश्वास नहीं हुआ कि जियान चांगशेंग वास्तव में ये बार चाहता था। चूंकि यह मामला था, जियान चांगशेंग का लक्ष्य स्वयं स्पष्ट था। बाई झोउ की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। जियान चांगशेंग स्पष्ट रूप से उसके लिए परेशानी ढूंढ रहा था। 12 मिलियन युआन। बाई झोउ चिल्लाया। उन्होंने जियान चांगशेंग को पहले ही एक क्लब दे दिया था। वह इस बार को पाने के लिए कृतसंकल्प था। जियान चांगशेंग यहीं नहीं रुके। इसके बजाय उन्होंने बोली लगाना जारी रखा। 13 मिलियन युआन। बाई झोउ। 14 मिलियन युआन। उन दोनों के बीच मारपीट हुई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ राउंड के बाद इस हाइचिंग डिस्ट्रिक्ट बार की बोली 14 मिलियन युआन थी। एक बार के लिए ये कीमत पहले से ही सीमा के करीब थी। अगर उन्होंने कीमत बढ़ाई तो इसका कोई खास मतलब नहीं होगा। जियान ए कुर्सी पर बैठी और सोचा कि अगर जियान चांगशेंग ने अपनी बोली बढ़ा दी तो वह ये बार नहीं चाहेगी। वह एक आवेगी व्यक्ति नहीं थी। हालांकि जियान चांगशेंग ने कीमत की मांग नहीं की। अंत में बाई झोउ ने खरीदा। ये बार 14 मिलियन युआन का है। जियान ए और बाई झोउ एक दूसरे को देखने के अलावा मदद नहीं कर सके। वे पहले से ही अपने दिल में जानते थे कि जियान चांगशेंग को ये बार बिल्कुल नहीं चाहिए। उसने जानबूझकर कीमत इतनी बढ़ा दी ताकि वे अधिक पैसे खर्च कर सकें। ये स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी दवा का स्वाद दे रहा था। जियान चांगशेंग को देने से पहले बाई झोउ ने क्लब की कीमत 20 मिलियन युआन रखने का भी आह्वान किया था। जियान चांगशेंग को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वे खुश हों। वह एक छोटा आदमी था। जियान ए ने केवल इस बार को नीलामी से खरीदा था और उसे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद जियान ए और बाई झोउ कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए। दरवाजे पर उनकी मुलाकात जियान चांगशेंग से हुई। वह अपने किसी परिचित से बात कर रहा था। जियान ए उसके पास से गुजरा लेकिन ऊपर नहीं देखा। बाई झोउ ने केवल उस पर तीखी नजर डाली। वे दोनों कार में बैठे और चले गए। जियान चांगशेंग ने फिर उस दिशा में देखा जिसमें जियान ए ने छोड़ा था। अध्यक्ष जियान, ईस्ट सी रियल एस्टेट की पृष्ठभूमि क्या है?
किसी ने उत्सुकता से पूछा। जियान चांगशेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है। यही सच था। उन्होंने एक बार अपने अधीनस्थों से ईस्ट सी रियल एस्टेट की पृष्ठभूमि की जांच करने को कहा था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि दूसरे शहर के एक बड़े निगम ने बइयुन शहर में घुसपैठ की है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस ईस्ट सी रियल एस्टेट से एक रहस्यमयी आभा निकलती थी जिससे वह असहज महसूस करते थे, चाहे वह चांदी के बालों वाला आदमी हो या किशोर लड़की। वह सचमुच आज थोड़ा आवेगशील था। व्यापार जगत में अपने सभी वर्षों में उन्होंने दुर्भावनापूर्ण ढंग से कीमत बढ़ाने जैसा कुछ नहीं किया। हालांकि उनके मन में हमेशा ईस्ट सी रियल एस्टेट के प्रति एक बेवजह शत्रुता की भावना थी। रात में देयर विल बी एन एंजल हु लव्स यू ऑन माई बिहाफ की प्रोडक्शन टीम बइयुन नदी पर फिल्मांकन कर रही थी। जिया क्विंगहुआन ने आज पहले ही 4 दृश्य पूरे कर लिए थे और वर्तमान में आखिरी रात का दृश्य फिल्मा रहा था। काटना निर्देशक वांग यिमिंग के कट के साथ जिया क्विंगहुआन ने तुरंत खुद को भूमिका से बाहर कर लिया। फिर उसने देखा कि निर्देशक वांग यिमिंग ने कैमरे के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और किंगहुआन को थम्स अप दिया। किंगहुआन, आप अब फिल्मांकन समाप्त कर सकते हैं। जिया क्विंगहुआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर चेन जिन की ओर चला गया, जो बगल में इंतजार कर रहा था। भाई जिन, हम अब काम से छुट्टी ले सकते हैं, जिया क्विंगहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जिन ने उसे पानी दिया और धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। किंगहुआन ने पानी पीना बंद कर दिया और पूछा, क्या हुआ? यह आपके द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में है, चेन जिन ने धीमी आवाज में कहा। किंगहुआन को एक कोने में खींचने से पहले उसने पहले आसपास की ओर देखा। कुछ दिन पहले एक मनोरंजन कंपनी ने अचानक मुझसे संपर्क किया और आपको साइन करना चाहा। जिया क्विंगहुआन स्तब्ध रह गया। उन्होंने पूछा, क्या यह ऐसी कंपनी नहीं है जिससे प्रोडक्शन टीम का कोई भी अभिनेता जुड़ा हो? चेन जिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये रोज एंटरटेनमेंट नामक एक नई कंपनी है। रोज एंटरटेनमेंट? जिया किंगहुआन ने इसके बारे में सोचा, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस कंपनी के बारे में सुना था। वह हैरान थी, उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? यह नाटक उनका पहला नाटक था, जिसका मतलब था कि वह अभी तक लोगों की नज़रों में नहीं आई थीं। प्रोडक्शन टीम के अभिनेताओं के अलावा अन्य कंपनियों को उसके बारे में पता नहीं होगा, खासकर जब चेन जिन ने कहा कि यह एक नई कंपनी थी। चेन जिन ने कहा। दूसरे पक्ष ने कहा कि किसी ने आपकी सिफारिश की है। इसके अलावा आप पहले कलाकार हैं जिन पर उन्होंने भरोसा किया है। उन्होंने जो शर्तें पेश की हैं, वे आपके जैसे नवागंतुक के लिए बहुत उपयुक्त हैं। वह पहले झिझक रहा था क्योंकि वह जिया क्विंगहुआन को उसके लिए सबसे उपयुक्त कंपनी ढूंढना चाहता था, एक नवागंतुक के रूप में। किंगहुआन के लिए शुरुआत करते ही एक बड़ी कंपनी के साथ अनुबंध करना अच्छी बात नहीं थी। तीव्र प्रतिस्पर्धा के माहौल में नए लोगों के लिए चुनने के लिए बहुत कम अवसर होंगे। चेन जिन भी नहीं चाहती थी कि प्रसिद्ध होने के बाद किंगहुआन जल्दी से खुद पर हावी हो जाए। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह चरण दर चरण विकास कर सके। आखिर वह अभी छोटी थी, इसलिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ, हालांकि नई कंपनी के लिए कुछ नुकसान थे, फिर भी वे नए लोगों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल थे। दूसरे पक्ष की शर्तों ने भी किंगहुआन को विकास के लिए अधिक जगह दी। चेन जिन को इस समय सबसे ज्यादा इसी बात की परवाह थी। चेन जिन कंपनी के साथ किंगहुआन के अनुबंध के प्रभारी थे। वह उसकी व्यवस्था सुनने को तैयार थी। ठीक है, तो आइए उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए एक समय की व्यवस्था करें।
किंगहुआन तुरंत सहमत हो गया। इसका मुख्य कारण ये था कि वह अब चेन जिन पर 100% भरोसा करती थी। चेन जिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं उनसे बाद में संपर्क करूंगा। अगली सुबह वांग युनमेई और वांग युझी ने रसोई में नाश्ता बनाया। दीदी, जियो ए का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। याओ फेंग और मैंने इस पर चर्चा की। हम इसे इस साल मनाएंगे, वांग युझी ने वांग युनमेई से कहा। वांग युनमेई ने कोई आपत्ति नहीं जताई और केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ भी ठीक है। वैसे भी ये सिर्फ हम ही हैं और साथ में मौज मस्ती करना अच्छा है। आपका गृह प्रवेश भी एक बड़ी बात है, इसलिए समय आने पर हम इसे एक साथ कर सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, वांग युनमेई ने जो कर रही थी उसे रोक दिया और वांग युझी की ओर देखा। उसने गंभीरता से कहा, क्या माँ हाल ही में आपकी तलाश में गई हैं? सिर हिलाने से पहले वांग युझी की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। नहीं, मुझे नहीं पता कि वह किसमें व्यस्त है। वांग युझी ने इस तथ्य को छुपाया कि बुढ़िया उसकी तलाश कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि इससे वांग युनमेई परेशान हो जाएगी। आखिरकार उसने जो शब्द कहे वे कठोर थे। वांग युझी ने फिर कहा, बहन, बस यहीं रहो, वे तुम्हें वैसे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं कुछ समय के लिए छिप सकता हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख सकते। वांग युनमेई ने आह भरी। आखिर वह उसकी माँ थी। भले ही वह इस मामले को टाल दे, फिर भी वे भविष्य में मिलेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वे फिर कभी न मिलें। हालांकि उनकी बेटी ने कहा कि वह फिलहाल इस मामले को संभाल लेंगी। वांग युनमेई को नहीं पता था कि जियो ए क्या कर सकती है। वह अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और जानती थी कि उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। आराम करो, बहन, अब आप नर्म दिल नहीं हो सकती, वांग युझी ने कहा। जियो ए सही है। यदि आप हार मान लेते हैं, तो वे भविष्य में अपनी किस्मत चमकाएंगे। वांग युनमेई स्वाभाविक रूप से इस तर्क को जानते थे। वह पीछे नहीं हटना चाहती थी, लेकिन जब उसने ये सोचा तो परेशान हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन ज्यादा सोचे। वांग युझी ने विषय बदल दिया। दीदी, आपके नए घर का नवीनीकरण कब तक चलेगा? जब वांग युनमेई ने ये सुना, तो उसने कहा, यह इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर हम इस साल वहाँ रह सकें तो ये पहले से ही तय है। नया घर 200 वर्ग मीटर का था और 2 मंजिल का था। दूसरी ओर जियांग चुनफेन के घर का नवीनीकरण करना कोई आसान काम नहीं था। वांग जिचेन और वांग जिमेंग नाश्ता कर रहे थे। वे दोनों याओ जियाची के एक ही स्कूल में थे और बइयुन शहर के यिघोंग में पढ़ रहे थे। जियांग चुनफेन वानबाओ जिले में रहती थी, लेकिन चूंकि वह अब रोज एंटरटेनमेंट की वित्तीय प्रबंधक थी, जो हाइचिंग जिले में थी, इसलिए वह कंपनी जाने से पहले हर सुबह दोनों बच्चों को स्कूल भेज सकती थी। वांग जिचेन को जियांग चुनफेन की तलाश में आए लगभग आधा महीना हो चुका था। इतने दिन बीत गए, लेकिन वांग युनजोंग ने फोन तक नहीं किया। जियांग चुनफेन गुस्से में थी, लेकिन उसने वांग युनजोंग से संपर्क नहीं किया। पहले तो वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब जब उनका बेटा आधे महीने के लिए चला गया, तो उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। ये स्पष्ट था कि वांग युनजोंग इन दिनों घर पर नहीं थे। खाने की मेज पर वांग जिमिंग ने चुपचाप वांग जिचेन को देखते हुए खाना खाया। ऐसा लग रहा था कि वांग जिचेन ने कुछ नोटिस किया है। उसने तुरंत वांग जिमिंग की ओर देखा। आप कहाँ देख रहे हैं? वांग जिमिंग ने अपने होंठ भींचे और ध्यान से पूछा। भाई, क्या पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं। वांग जिचेन नाखुश दिखे, लेकिन वे ज्यादा उत्तेजित नहीं दिखे। पहले कुछ दिनों में वह इतना क्रोधित हो जाता था कि खाना भी नहीं खाता था। हालांकि लगभग आधा महीना हो गया था,
और उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई थी। इसके अलावा जियांग चुनफेन उस पर बहुत स्नेह करती थी और हर दिन उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। वांग से तुलना। युनजोंग पिता जो अपने तलाक के बाद काफी बदल गए थे। वांग ज़िचेन ने महसूस किया कि अपनी मां का अनुसरण करना बेहतर है। वांग ज़िमेन कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वांग ज़िचेन ने अचानक कहा, अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो उसे खुद बुलाओ, तुम मुझसे क्यों पूछते रहते हो? जैसे ही वह बोला, वांग ज़िचेन खुद पर व्यंग्य करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैं, उनका बेटा, गायब था, इसलिए शायद वह आपके अस्तित्व के बारे में बहुत पहले ही भूल चुके थे। वांग ज़िमेन ने मुंह सिकोड़ लिया और कुछ नहीं कहा। जब जियांग चुनफेन ने ऊपर से अपने बेटे की बातें सुनी, तो वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने मन ही मन सोचा कि वांग युनझोंग बहुत ज्यादा है। उसके बेटे ने इतने सालों से अपने दिल में एक प्यारे पिता की जो छवि बनाई थी, वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ढह गई। अब उसका बेटा अपने पिता के उल्लेख पर उपहास करेगा। हालांकि जियांग चुनफेन वांग युनजोंग से नफरत करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के दिल में उसकी ऐसी छवि बने। आखिर बच्चा मासूम था। रात के खाने के बाद जियांग चुनफेन ने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा और कंपनी की ओर चल दिए। जैसे ही जियांग चुनफेन ने कंपनी के बाहर कार पार्क की, उसने भीड़ के बीच वांग युझी को देखा, ये सोचकर कि उसने गलत देखा है। जियांग चुनफेन ने करीब से देखा, ये पुष्टि करने के बाद कि यह वांग युझी है। उसने तुरंत उसका पीछा किया। युझी चिल्लाने से पहले जियांग चुनफेन ने 2 कदम तक पीछा किया। वांग युझी ने ईस्ट सी रियल एस्टेट के काम के कपड़े पहने हुए थे। उसने एक छोटा सूट, एक सफ़ेद शर्ट और एक छोटी काली स्कर्ट पहनी हुई थी। जब उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है, तो वह स्तब्ध रह गई। फिर उसने पलट कर देखा, ये देखकर कि यह जियांग चुनफेन था। वांग युझी चौंके बिना नहीं रह सके। भाभी, जियांग चुनफेन तेजी से आगे बढ़े। उन दोनों ने एक दूसरे को एक साथ देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों हो? वांग युझी को होश आया और वह सबसे पहले बोली, मैं यहाँ काम करती हूँ। आप इस बिल्डिंग में काम करते हैं? जियांग चुनफेन आश्चर्यचकित था। उसे याद आया कि वांग युझी एक कपड़े की फैक्ट्री में दर्जी था। वांग युझी ने सिर हिलाया, मैं 17वीं मंजिल पर ईस्ट सी रियल एस्टेट में हूँ। जियांग चुनफेन को 17वीं मंजिल पर रियल एस्टेट कंपनी के बारे में पता था। ये सुनकर वह बोली, मैं रोज एंटरटेनमेंट में ऊपर हूँ। रोज एंटरटेनमेंट? जब वांग युझी ने ये सुना, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। भाभी यहाँ क्यों काम कर रही थी? क्या वह भाई की कंपनी में काम नहीं कर रही थी? जाहिर है, वांग युझी को अभी भी नहीं पता था कि उसने वांग युनझोंग से तलाक ले लिया है। न केवल वह नहीं जानती थी, बल्कि वांग युनमेई भी नहीं जानती थी। जियान ए ने इस बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसने उन्हें नहीं बताया। भाभी, आप, वांग युझी इसका पता नहीं लगा सके। वांग युझी की प्रतिक्रिया देखकर जियांग चुनफेन को पता चला कि शायद उसे वांग युनझोंग के साथ अपने तलाक के बारे में नहीं पता था। जियो, तुम्हें नहीं बताया? जियांग चुनफेन ने पूछा। वांग युझी और भी अधिक भ्रमित हो गई और उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, भाभी, क्या हुआ? किसी कारण से वांग युझी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे घबराहट महसूस हुई। जियांग चुनफेन ने इसे छुपाया नहीं और शांति से कहा, तुम्हारे भाई और मैंने तलाक ले लिया। क्या? वांग युझी हैरान थे। तलाक? इतने बड़े मामले की खबर क्यों नहीं हुई? जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया और शांति से कहा, लगभग 1 महीना हो गया है। वांग युझी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट था कि वह सदमे में
थी। उनके बड़े भाई का परिवार सबसे अच्छा जीवन जीता था। उसकी भाभी भी अच्छी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बड़े भाई और भाभी को तलाक मिल जाएगा। जियांग चुनफेन ने वांग यूजी को उस नौकरी के बारे में भी बताया जो जियान ए ने उसके लिए व्यवस्थित की थी। हालांकि वांग यूजी इतनी सदमे में थी कि वह कुछ भी नहीं कह सकी। 19वीं मंजिल पर रोज एंटरटेनमेंट भी जियो ए की संपत्ति थी। इसी तरह जियांग चुनफेन को भी पता था कि 17वीं मंजिल पर ईस्ट सी रियल एस्टेट जियान ए का था। जियो ए। जियांग चुनफेन ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वांग यूजी ईस्ट सी रियल एस्टेट के वित्त विभाग में थे, जबकि जियांग चुनफेन रोज एंटरटेनमेंट के वित्तीय प्रबंधक थे। उन दोनों ने जियान ए में प्रवेश किया। कंपनी, जिसकी व्यवस्था जियान ए द्वारा की गई थी। कंपनी भवन में प्रवेश करते समय उन दोनों ने बात की। जियांग चुनफेन ने वांग यूजी को उसके और वांग युनजोंग के बारे में सब कुछ बताया, जिसमें वांग युनजोंग का व्यभिचार भी शामिल था। आखिरकार वांग यूनजी कोई बच्चा नहीं था। कुछ बातें किसी बच्चे से नहीं कही जा सकती, लेकिन वांग यूजी से इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई बहुत मूर्ख है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? वांग यूजी को उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई, जो आमतौर पर गंभीर दिखता था, धोखा देगा। मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया, बहन को भी नहीं पता। वांग यूजी ने जियांग चुनफेन की ओर देखा और कहा, भाभी, आप भी जानती हैं कि हमारे वांग परिवार के साथ क्या हो रहा है। अंधेरे में रखे जाने के लिए बहन और मुझे दोष न दें। जियांग चुनफेन वांग यूजी और वांग युनमेई को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? इसके अलावा वांग युनजोंग और वांग परिवार के दो बुजुर्गों ने उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की, इसलिए यह उम्मीद थी कि उन्हें पता नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जियांग चुनफेन मुस्कुराए और चिंतित नहीं दिखे। पहली नज़र में ये कोई सम्मानजनक बात नहीं है। बुढ़िया के लिए इसे आपसे छिपाना सामान्य बात है। जियांग चुनफेन ने आह भरी और मुस्कुराया। मैंने सोचा कि तलाक के बाद मेरा वांग परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। संयोगवश मुझे जियो ए की कंपनी में नौकरी मिल गई। वह मेरी मदद करना चाहती थी। मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। जब वांग यूजी ने ये सुना, तो वह मदद नहीं कर सकी लेकिन बोली, भाभी, यह अच्छा है। इस सप्ताह जियो ए का जन्मदिन है। मैं अपने पति के साथ इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। आप जिचिन और जिमेंग को भी ला सकते हैं। ठीक है। जियांग चुनफेन सहमत हुए। हालांकि उसने वांग युनजोंग को तलाक दे दिया था। जियांग चुनफेन ने वांग युनमेई की ईमानदारी से प्रशंसा की। उस पर अपनी बहन वांग यूजी की भी अच्छी छाप थी। वे वांग परिवार के उन दो भाइयों से कई गुना अधिक ताकतवर थे। चूंकि वह जियो ए की कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए उसे भविष्य में और अधिक बातचीत करनी पड़ी। भले ही वह अब वांग परिवार की बहू नहीं रही, लेकिन इसने उसे वांग युनमेई और वांग यूजी के साथ दोस्ती करने से नहीं रोका। हमने अभी तक सटीक तारीख तय नहीं की है। जब ये तय हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, वांग यूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब लिफ्ट 17वीं मंजिल पर पहुंची, तो वांग यूजी सबसे पहले उतरे और जियांग चुनफेन से अलग हो गए। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, तो वांग यूजी मदद नहीं कर सके, लेकिन आह भरी। युनफा की अभी अभी शादी हुई थी। जब उसके भाई का तलाक हो गया, उसकी भाभी इतनी नेक और सक्षम व्यक्ति थी कि जो भी उसे देखता, उसे शाबाशी देता। यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी, जो बुरे स्वभाव का था, इस बहू से बहुत संतुष्ट थी। उसके भाई ने उसे धोखा दिया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वांग यूंजी केवल ये सोच सकती थी कि एक दिन उसके भाई को पछताना पड़ेगा। दोपहर के समय
जियान ए और बाकी लोग अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुके थे और पत्थर की सीढ़ियों पर बातें कर रहे थे। लिन यी, यान तियान और गाओ यान अन्य कक्षाओं के लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। गुआन ताओ ने चेन जिनसे कल रात कहा था। कंपनी का नाम रोज एंटरटेनमेंट है। यह एक नवस्थापित कंपनी है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जियान ए मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। कंपनी की स्थापना और संचालन के बाद उसने ये सुनिश्चित करने के लिए पहला आदेश दिया कि कंपनी ने जिया क्विंगहुआन पर हस्ताक्षर किए। ऐसा लग रहा था कि हस्ताक्षर करने वाला विभाग पहले ही कार्रवाई कर चुका है। गुआन ताओ ने पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या नई कंपनी विश्वसनीय है? यदि हस्ताक्षर करने के बाद उनके पास संसाधन नहीं हैं तो क्या होगा? ये सुनते ही जिया क्विंगहुआन ने अपना सिर हिला दिया। दरअसल वह प्रबंधन कंपनी के बारे में बहुत कम जानती थी और उसे ये जानने की जहमत नहीं उठानी पड़ सकती थी। एकमात्र चीज़ जो वह करना चाहती थी वह एक अभिनेत्री बनना था। मैं पहले थोड़ा चिंतित था, लेकिन भाई जिन ने मेरे लिए बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण किया। मुझे लगता है वह सही है। हालांकि नई कंपनी अधिक स्थापित कंपनियों जितनी प्रभावशाली नहीं है। स्थापित कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है। मैं फीनिक्स की पूंछ के बजाय मुर्गे का सिर बनना पसंद करूंगा। जिया क्विंगहुआन मुस्कुराया। श्रवण, किंगहुआन ने अपनी कंपनी की तुलना मुर्गियों से की। जियान ए के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कंपनी हाल ही में स्थापित हुई थी। फिर भी वे जिस पहले कलाकार को साइन करना चाहते थे वह कोई कलाकार नहीं है जिसने खुद को प्रसिद्ध के रूप में स्थापित किया है, बल्कि आप हैं। ये सिर्फ दिखाता है कि इस कंपनी की पसंद अच्छी है। भाई जिन ने भी ऐसा कहा। जिया किंगहुआन ने जल्दी से सिर हिलाया और जियान ए की ओर देखा। जियो ए, क्या आपको लगता है कि मुझे इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए? जियान ए ने अस्पष्ट रूप से कहा। आपको इस बारे में भाई जिन से पूछना होगा। मैं आपका मैनेजर नहीं हूँ। मैं आपको निर्णय लेने में मदद नहीं कर सकता। जिया किंगहुआन ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं भाई जिन की बात सुनूंगा। वह मुझे जहाँ भी ले जाएगा मैं उसके पीछे चलूंगा। तीनों लड़कियां एक साथ बैठीं और बातें करती रहीं। समय समय पर कोर्ट पर लड़कों की ओर देखती रहीं। कोर्ट के दाहिनी ओर 2 बास्केटबॉल हुप्स थे। इसी समय लड़कों का एक समूह बास्केटबॉल भी खेल रहा था। ये लड़के प्रथम वर्ष के नहीं, बल्कि वर्ष 2 के वरिष्ठ छात्र थे। छोटे बालों वाले लंबे और सुंदर लड़कों में से एक समय समय पर जियान ए की ओर देखता था। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो एक बास्केटबॉल उड़कर उसके सिर पर लगी। धिक्कार है। लियाओ बो ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया और हौंफने लगा। लियाओ बो, तुम क्या सोच रहे थे? आप इस गेंद को पकड़ भी नहीं सकते। उसी क्लास के लड़के ने ये देखा और आगे भागा। उसने भौहें से कोड़कर पूछा, आप कैसे हैं? तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह।